नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और बात देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इस समय सबसे बड़ी चर्चा 8th पे कमीशन है। दफ्तरों के गलियारों से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक एक ही सवाल गूंज रहा है, सैलरी कितनी बढ़ेगी, पेंशन में कितना इजाफा होगा और सबसे अहम, यह कब लागू होगा। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित यह आयोग अब पूरी तरह सक्रिय है। सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को इसके टर्म ऑफ रेफरेंस नोटिफाई किए थे। आयोग को 18 महीने का समय दिया गया है, यानी रिपोर्ट 2027 तक आने की पूरी संभावना है, लेकिन लागू होने की प्रक्रिया अलग होगी। इस आयोग से सीधे तौर पर करीब 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशन भोगियों जुड़े हैं। इसलिए यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, यह देश के मध्यम वर्ग की आय, खपत और आर्थिक संतुलन से जुड़ा फैसला है। आज हम समझेंगे कि इसका असली गणित क्या है, फिटमेंट फैक्टर का क्या भूमिका है और यह क्या भूमिका निभाएगा, डीए का क्या होगा और सरकार के सामने आर्थिक चुनौतियां क्या है। 8वें वेतन आयोग को जो जिम्मेदारी दी गई है वह केवल वेतन संशोधन तक सीमित नहीं है। आयोग को बेसिक पे, ग्रेड पे संरचना, भत्ते, पेंशन, पारिवारिक पेंशन, सेवा शर्तें और भविष्य की वेतन संरचना पर सिफारिश देनी है। 7वें वेतन आयोग के बाद यह बड़ा अगला ढांचा होगा। आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग बनता है। 7वां वेतन आयोग 2016 से लागू हुआ था, इसलिए 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है। लेकिन प्रभावी माने जाने और लागू होने में फर्क होता है। रिपोर्ट आने के बाद वित्त मंत्रालय उसे जांचेगा, फिर कैबिनेट की मंजूरी होगी, उसके बाद अधिसूचना जारी होगी। यह प्रक्रिया 6 महीने या उससे अधिक समय ले सकती है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी को बढ़ी हुई सैलरी संभवतः 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में मिल सकती है। हालांकि अरियर 1 जनवरी 2026 से जोड़ा जा सकता है। यही उम्मीद कर्मचारियों को बांधे हुए है, लेकिन सरकार के सामने राजकोषीय संतुलन भी एक बड़ा सवाल है। वेतन आयोग लागू होते ही सरकार पर हजारों करोड़ का अतिरिक्त बोझ आता है, इसलिए फैसला संतुलित साधकर ही लिया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर का खेल समझिए, यहीं से तय होगा उछाल। अब बात उस शब्द की जो हर कर्मचारी की जुबान पर है, फिटमेंट फैक्टर। यह एक गुणांक होता है, मौजूदा बेसिक पे को इससे गुना किया जाता है और नया बेसिक वेतन तय होता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.7 रखा गया था, यानी अगर किसी कर्मचारी की पुरानी बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी तो उसे 2.57 से गुना करके नया वेतन तय हुआ। इस बार सबसे बड़ी बहस इसी पर है। कुछ मायनों में इसे 2.15 के आसपास बताया जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ इसे 2.57 बनाए रखने की वकालत कर रहे हैं। वहीं कर्मचारी संगठन इसे 2.86 या उससे अधिक देखने की उम्मीद जता रहे हैं। फर्क समझिए, फिटमेंट फैक्टर 2.15 हुआ तो सैलरी में बढ़ोतरी सीमित होगी। अगर 2.57 हुआ तो पिछली बार जैसे प्रभाव दिखेगा, और अगर 2.86 तय किया गया तो वेतन संरचना में बड़ा बदलाव दिखाई देगा। लेकिन सरकार को यह देखना होगा कि कुल वित्तीय भार कितना पड़ेगा। लेवल 1 से लेवल 18 तक अलग अलग स्तर होगा। निचले स्तर पर प्रतिशत ज्यादा लाभ दिखा सकता है, उच्च स्तर पर रकम के लिहाज से बड़ी छलांग दिख सकती है। इसलिए अंतिम फैसला बेहद संवेदनशील होगा। अब आते हैं महंगाई भत्ते और डीए पर। डीए हर 6 महीने में संशोधित होता है। इसका आधार AICPI इंडेक्स होता है। फिलहाल डीए 50% से ऊपर जा चुका है और 58% के आसपास बताया जा रहा है। चर्चा है कि इसमें 3 से 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह 60 से 63% तक पहुंच सकता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या डीए को बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा। पिछली बार भी जब डीए 50% पार कर गया था तो वेतन संरचना में बदलाव हुआ था। अगर इस बार डीए मर्ज होता है तो नया बेसिक वेतन बढ़ जाएगा और भविष्य के डीए की गणना भी उसी बढ़े हुए बेसिक पर होगी। इसका मतलब दीर्घकाल में ज्यादा लाभ, लेकिन इसका सीधा असर सरकार के खर्च पर पड़ेगा। इसलिए यह निर्णय राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से अहम होगा। कर्मचारियों को होली से पहले डीए वृद्धि की उम्मीद है।
अगर मार्च में घोषणा होती है तो अप्रैल की सैलरी में इसका असर दिखेगा और जनवरी से अरियर जुड़ सकता है। 8वें वेतन आयोग से पहले ही कुछ राहत मिल सकती है। न्यूनतम वेतन, पेंशन और मध्यम वर्ग की उम्मीदें। 8वें वेतन आयोग से सबसे ज्यादा उम्मीद न्यूनतम वेतन को लेकर है। 8वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय किया था। अब चर्चा है कि इसे 26,000 से 30,000 रुपये के बीच सरकार ले जा सकती है। हालांकि अंतिम आंकड़ा आयोग की सिफारिश पर निर्भर करेगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे अधिक रखा गया तो न्यूनतम वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। इसका सीधा असर पेंशन पर भी पड़ेगा, क्योंकि पेंशन बेसिक वेतन से जुड़ी होती है। करीब 69 लाख पेंशनभोगी इस फैसले की उम्मीद कर रहे हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक आय का सवाल नहीं है, यह स्वास्थ्य, दवाइयों और जीवन यापन की लागत से जुड़ा मामला है। महंगाई लगातार बनी हुई है। खाद्य वस्तुओं से लेकर सेवाओं तक कीमतें ऊंची हैं। ऐसे में वेतन आयोग से मिलने वाली बढ़ोतरी उनके बजट को संतुलन दे सकती है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि अगर वृद्धि बहुत ज्यादा होती है तो सरकार को राजकोष से घाटा नियंत्रित करने के लिए अन्य खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है। यही संतुलन इस पूरे समीकरण का केंद्र है। 8वें वेतन आयोग का फैसला केवल कर्मचारियों की सैलरी तक सीमित नहीं है, यह सीधे केंद्र सरकार के बजट पर असर डाल सकती है। पिछली बार जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तब सरकार पर लाखों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा था। वेतन, पेंशन और अरियर मिलाकर वित्तीय दबाव काफी बढ़ गया था। इस बार भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे ऊपर रखा जाता है तो अनुमान है कि केंद्र सरकार पर सालाना खर्च में भारी बढ़ोतरी होगी। इसका असर राजकोष से घाटे पर पड़ सकता है। सरकार पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, सामाजिक योजना और सब्सिडी पर बड़ा खर्च कर रही है। ऐसे में वेतन आयोग लागू करना एक बड़ा आर्थिक निर्णय होगा। वित्त मंत्रालय को संतुलन साधना होगा। अगर सैलरी में ज्यादा वृद्धि होती है तो खपत बढ़ेगी, बाजार में मांग बढ़ेगी, इससे अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। यानी यह खर्च पूरी तरह बोझ नहीं है, यह आर्थिक गति को भी बढ़ा सकता है। लेकिन सरकार को यह भी देखना होगा कि महंगाई ना बढ़े और राजकोषीय अनुशासन बनी रहे। फिलहाल वजह है कि आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले गहराई से वित्तीय मूल्यांकन होगा। 3 संभावित परिदृश्य, कितना उछाल संभव। अब समझते हैं कि 3 संभावित परिदृश्य क्या है। पहला परिदृश्य यह है कि फिटमेंट फैक्टर 2.15 के आसपास रखा जाए। ऐसे में सैलरी में सीमित वृद्धि होगी, सरकार पर दबाव कम रहेगा, लेकिन कर्मचारियों में संतोष पूरी तरह नहीं दिखेगा। दूसरा परिदृश्य है 2.57 का। यह 7वें वेतन आयोग का बेंचमार्क है। अगर इसे बरकरार रखा जाए तो कर्मचारियों को संतुलित लाभ मिलेगा, सरकार पर खर्च नियंत्रित दायरे में रहेगा। तीसरा परिदृश्य है 2.86 या उससे अधिक का। यह कर्मचारियों के लिए बड़ा आर्थिक उछाल होगा। न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी दिख सकती है, पेंशन भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ सकती है, लेकिन इससे बजट पर बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए सबसे ज्यादा संभावना दूसरे परिदृश्य की मानी जा रही है। सरकार आमतौर पर संतुलन का रास्ता चुनती है। इसके अलावा डीए मर्जर का विकल्प भी है। अगर डीए को बेसिक में जोड़ दिया गया तो अलग से बड़ा फिटमेंट फैक्टर देने की जरूरत कम पड़ सकती है। यानी अंतिम पैकेज कई कारकों का मिश्रण हो सकता है। वेतन आयोग केवल आर्थिक फैसला नहीं होता, इसका राजनीतिक असर भी होता है। 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी एक बड़ा मतदाता वर्ग है। उनके परिवार को जोड़ लें तो यह संख्या करोड़ों में पहुंचती है। इसलिए सरकार के लिए यह फैसला संवेदनशील होता है। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना राजनीतिक दृष्टिकोण से सकारात्मक कदम माना जाता है। इससे मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलता है, खपत बढ़ती है, बाजार में तेजी आती है, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री पर भी असर पड़ता है। लेकिन अगर वृद्धि उम्मीद से कम होती है तो असंतोष भी दिखता है। कर्मचारी संगठन पहले ही फिटमेंट फैक्टर 2.57 से कम न हो रखने की मांग कर चुके हैं। कुछ संगठन इसे ज्यादा करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती है कि वह आर्थिक मजबूती और राजनीतिक संतुलन दोनों कैसे साधे। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग की हर बैठक पर पैनी नजर बनी हुई है। आगे की राह, इंतजार और अंतिम निष्कर्ष। अब सवाल यह है कि कर्मचारियों को क्या करना चाहिए। फिलहाल 7वें वेतन आयोग की संरचना ही लागू है। डीए में संभावित वृद्धि से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन वास्तविक बड़ा बदलाव आयोग की रिपोर्ट के बाद ही आएगा। 2027 तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है। उसके बाद समीक्षा और कैबिनेट मंजूरी की प्रक्रिया होगी।
इसलिए व्यवहारिक रूप से नई सैलरी संरचना 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकती है। अरियर मिलने की संभावना भी है क्योंकि इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा सकता है। कर्मचारियों को आधिकारिक सूचना पर भरोसा रखना चाहिए। फर्जी संदेशों और अफवाहों से बचना भी जरूरी है। अंत में यही कहा जा सकता है कि आत्मा वेतन आयोग लाखों परिवारों के लिए आर्थिक दशा तय करेगा। फिटमेंट फैक्टर, डीए, न्यूनतम वेतन और पेंशन, ये 4 स्तंभ इस पूरे ढांचे को आकार देंगे। आने वाले महीनों में हर अपडेट महत्वपूर्ण होगा। तो साफ है कि 8वें वेतन आयोग केवल वेतन संशोधन नहीं है, यह देश के मध्यम वर्ग की आर्थिक सेहत से जुड़ा फैसला है। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, डीए मर्ज होगा या नहीं होगा, न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी होगी और कब लागू होगा, इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। फिलहाल नजर आयोग की बैठकों और सरकार के अगले कदम पर है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही गहराई वाली खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।